हेलो एंड जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाई एशियन यादव में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CTET शिक्षक पात्रता परीक्षा कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों के लिए बाल विकास एवं शिक्षण विधि नामक टॉपिक के साथ इस चौथे प्रैक्टिस सेट श्रृंखला के माध्यम से आप सभी के समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हो रहा हूँ। साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये जो प्रश्न हैं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो साथियों, इसी के साथ आपका बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधे आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है। पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है। तो साथियों, आरेख जो है आपके सामने दिया गया है ABCD के क्रम में। तो साथियों, पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो जो ए वाला आरेख दिख रहा है यानी एक ऑप्शन वाला बैन आरेख दिख रहा है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, जिन पियाजे के विकासात्मक परिप्रेक्ष्य में जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है उसी अनुपात में बालक का विकास भी होता है, यानी पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ता जाता है, जैसे बालक का आयु यहाँ इतना था, फिर बढ़ के इतना हो गया, फिर इसके बाद इतना हो गया, फिर जाके यहाँ हो गया, यानी जिस क्रम में बालक की आयु बढ़ती है उसी क्रम में जो होता है उसी अनुपात में बालक का विकास भी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। 2 नंबर का प्रश्न है, एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे डायमंड का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया। ये है, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। बी है, विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। सी है, विकास निरंतरीय होता है। और डी, अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। तो साथियों, इसका राइट आंसर है, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। साथियों, अध्यापक या अध्यापिका ने अनुमान लगाया कि चूंकि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होता है, इसलिए यदि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है तो उसे हीरे का चित्र बनाने में कठिनाई होगी। यही इस प्रश्न का सार है कि यदि विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है तो उसे हीरे का भी चित्र बनाने में कठिनाई होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। 3 नंबर का प्रश्न है, मानवीय विकास में आनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है। ये है, परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जबकि आनुवांशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। बी है, व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। सी है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता एक परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। और डी है, भारत सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूरकता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता एक परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। साथियों, मानवीय विकास में आनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्ष प्रभाव परिवर्तनशील होता है। अतः यह कथन समुचित है कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। 4था नंबर का प्रश्न है,
समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है। इसके ऑप्शन है बलात्मक अधिगम चिंतन व समकक्षी साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार। बी है अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक संकेत। सी है परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण व प्रतिरोधात्मक समाजीकरण। डी है मूल्यों व अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत। साथियों समाजीकरण के संबंध में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जो कि बच्चों के अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत होते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है। यहाँ पूछा है नहीं निकाला जा सकता है। यह है बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता। बी है वैयक्तिक भेदों की स्वीकृति। सी है खोजपूर्ण अधिगम और डी है शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। यानी शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता जो है वह पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है। 6 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सा कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। ये है चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम। बी है विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर है न कि समान प्रतिमान। सी है सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। और डी है विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आने की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। यानी कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास सार्वभौमिक गोचर होता है। नैतिक विकास जो होता है सार्वभौमिक गोचर होता है क्योंकि सामाजिक प्राणी बनने के लिए मान व्यवहार संहिता को आत्मसात करना ही पड़ता है। इसीलिए सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। 7वां नंबर का प्रश्न है कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। यह है पारस्परिक। बी है रचनात्मक। सी है अध्यापक केंद्रित और डी है सामाजिक रचनात्मक। तो साथियों इसका राइट आंसर है सामाजिक रचनात्मक। यानी सामाजिक रचनात्मक कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभव से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। 8वां नंबर का प्रश्न है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र किसी भी जाति पंथ रंग क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें, समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सके, बिना किसी भेद के समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें, ऐसी शिक्षा पाएँ जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऐसी शिक्षा पाएँ जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। यानी प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि ऐसी शिक्षा पाएँ बालक ऐसी शिक्षा पाएँ जो उनके लिए अनुकूल हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो सके। 9वां नंबर का प्रश्न है भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम कर आंका गया है। पियाजे के क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम कर आंका गया है। ये है आनुवांशिकता। बी है सामाजिक अंतःक्रिया। सी है अहम केंद्रित भाषा और डी है विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना।
तो साथियों इसका राइट आंसर है सामाजिक अंतःक्रिया। साथियों पियाजे भाषा विकास में सामाजिक अंतःक्रिया को महत्व देते जबकि वाइगोत्स्की भाषा विकास में सामाजिक अंतःक्रिया को विशेष महत्व देते हैं। यानी अंतःक्रिया को कौन देता है? वाइगोत्स्की भाषा में, वाइगोत्स्की भाषा में सामाजिक अंतःक्रिया को विशेष महत्व दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया। 10वां नंबर का प्रश्न है, एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड बिने बुद्धिमापनी में 130 अंक पाए। मान लीजिए कि एक सामान्य संभाव्य वक्र में म्यू बराबर 100 तथा सिग्मा बराबर 15 है, तो उन 11 वर्षीय बच्चों के प्रतिशत की गणना कीजिए जिनसे इस बच्चे ने बेहतर अंक प्राप्त किए। ऑप्शन है इसके ए 98%, बी है 88%, सी है 78% और डी है 80%। तो साथियों अगर स्टैनफोर्ड बिने बुद्धिमापनी सिद्धांत से इस प्रश्न को हल किया जाए तो z बराबर 130 माइनस 100/15 यानी 30/15 यानी 2 हो जाएगा। तो साथियों स्टैनफोर्ड बिने बुद्धिमापनी में z बराबर 2 का मान हो जाएगा, 1 मिनट, 2 का मान हो जाएगा, z बराबर 2 हो गया तो 2 का मान हो जाएगा 0.9772 यानी इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 97.72 यानी लगभग 97 से ज़्यादा है तो 98%। तो राइट आंसर हो जाएगा 98%। ग्यारह नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? यह मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। बी है बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतःक्रिया है। सी है विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप में पदानुक्रमात्मक हैं। डी है अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। तो साथियों इसका राइट आंसर है मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। यानी हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन जो है मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। 12 नंबर का प्रश्न है, योग्यता व योग्यता सामूहिकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए है विद्यार्थी सम समूहों से बेहतर सीखते हैं। बी है अबाध व प्रभावी शिक्षण हेतु कथा को समरूपी होमोजेनियस होना चाहिए। सी है छात्र असहिष्णु होते हैं वह भेदों को स्वीकार नहीं करते। और डी है विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए। तो साथियों इसका राइट आंसर है विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए। यानी योग्यता या वह योग्यता सामूहिकरण के परिप्रेक्ष्य में सामूहिकरण के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए।
13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ सत्य कथन बताना है। रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकते हैं, संकलनात्मक हो सकता है। ये तो सही है। संकलनात्मक आकलन से अभिप्राय है कि आकलन अधिगम का एक निरंतर व अभिन्न अंग है। साथियों, यह गलत है। रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों की उपलब्धि का श्रेणीकरण। ये भी गलत है। रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। ये भी गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये। 14 नंबर का प्रश्न है, एक अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकलनात्मक मानचित्र कॉन्सेप्ट मैप का निर्माण करने को कहना कहता है। वह विद्यार्थियों की स्मृति को मंथर गति से जागृत कर रही है, रचनात्मक आकलन कर रही है, छात्रों की मुख्य बिंदुओं का सार लेखन की क्षमता का परीक्षण कर रही है, छात्रों की उपलब्धियों के मूल्यांकन हेतु शीर्षकों रूब्रिक्स के विकास का प्रयास कर रही है। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा रचनात्मक आकलन कर रही है। यानी साथियों, रचनात्मक आकलन की बात की जाए तो रचनात्मक आकलन जो है तीन बिंदु इसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। जैसे पहला होता है किन किन कौशलों एवं दक्षताओं का आकलन करना। दूसरा, आकलन बिंदुओं के लिए कक्षा में कौन कौन से उपकरण काम आ सकते हैं। और तीसरा, बच्चों के किन किन पक्षों का अभिलेख जारी रखा जा सकता है। अतः कोई अध्यापक अध्यापिका विद्यार्थियों को विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकलनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहती है तो वह रचनात्मक आकलन कर रही है। पंद्रह नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन इवैल्यूएटिंग के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। ये है आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण करना। बी है एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। सी है प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना। और डी है वस्तुओं के श्रेणीकरण हेतु एक नूतन पद्धति का निर्माण करना। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। साथियों, ब्लूम की वर्गीकी शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों के वर्गीकृत से संबंधित है। ब्लूम ने शिक्षा के उद्देश्यों के वर्गीकरण से संबंधित उद्देश्यों के 3 क्षेत्र बताए। संज्ञानात्मक, भावात्मक, कितने से क्षेत्र? संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोवाहक। संज्ञानात्मक, भावात्मक, ज्ञानात्मक या मनोवाहक। अतः एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना ब्लूम ने संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। 16 नंबर का प्रश्न है, वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए। यह छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। बी है समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं। सी है विद्यार्थियों से किसी प्रकार की मांग न होना। और डी है विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृत हेतु आघात्मकता, शाक्ड व क्रोध का प्रयोग करना। तो साथियों, इसका राइट आंसर है छात्रों की सफल हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। यानी वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक या अध्यापिका को छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में विश्वास व्यक्त करना चाहिए। 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने
की समस्या से निपटा जा सकता है। ए है अनुश्रुत वाक्य, बी है प्रवर्धित वाक्य, सी है परिणामकारी वाक्य और डी है लंबित वाक्य। तो साथियों इसका राइट आंसर है प्रवर्धित वाक्य। साथियों प्रवर्धित वाक्य देर तक बोलना, लंबे समय तक भाषण पद्धति का प्रयोग करके हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। साथियों प्रवर्धित वाक्य में देर तक बोलना या लंबे समय तक भाषण प्रवर्धित वाक्य में देर तक बोलना या लंबे समय तक भाषण देना आता है इसके अंतर्गत, और इस पद्धति का प्रयोग करके हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। यानी यदि कोई बच्चा है वह हकलाता है तो उसे क्लास में देर तक बोलने देना चाहिए या लंबे समय तक कोई भाषण पर बात विचार करने देना चाहिए, जिससे उसके हकलाने की समस्या जो है उसे निपटा जा सके। 18 नंबर का प्रश्न है, सीखने में अशक्त बच्चों के संदर्भों में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसी तत्काल सूचनात्मक बुद्धिपूर्वक गवेषण तथा सामग्री प्रबंधन का उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबंध है। यह है संग्रथित अधिगम, बी है हस्तक्षेपी अधिगम, सी है उपचारात्मक प्रत्युत्तर और डी है अधिगम का सार्वभौमिक प्रारूप। तो साथियों इसका राइट आंसर है संग्रथित अधिगम। साथियों सीखने में आसक्त बच्चों के संदर्भ में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना और गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसे तत्काल सूचनात्मक बुद्धिपूर्वक गवेषण तथा सामग्री प्रबंधन का उत्तोलन संग्रथित अधिगम प्रारूप से संबंधित होता है। 19 नंबर का प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा वह है जहाँ तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक कि प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले। विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ते हैं। समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारिता रहती है। अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर है अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। साथियों एक समावेशी कक्षा वह है जहां अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य असाइनमेंट प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है। यह है अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास। ये तो गलत है। उसने अपने समवयस्की साथियों की शिक्षण देने के लिए कहना ताकि उसकी शक्तियों को दिशा मिल सके तथा वह व्यस्त रह सके। यह भी गलत है। विभिन्न विषयों थीम को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। ये सही है। साथियों यह सही है। संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे अपनी पाठ्यपुस्तक को शीघ्र समाप्त कर देना है। ये भी गलत है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है जो विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करती है। 21 नंबर का प्रश्न है, विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए। निम्नलिखित में से कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। यह है विद्यालय में श्यामपट्ट और शौचालय जैसी आधारभूत सेवाओं का अभाव होना,
साथियों यह तो गलत है। अध्यापकों का समुपयुक्त योग्यता वाला न होना तथा उन्हें कम आय देना ये भी गलत है। बच्चों से भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों का संवेदनशील न होना ये भी गलत है। जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का न होना। साथियों यह स्टेटमेंट सही है। यानी जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए विकल्पनात्मक पाठ्यचर्या का होना चाहिए। यानी अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे, विद्यालय बच्चे छोड़ देंगे। 22 नंबर का प्रश्न है अधिगम अक्षमताएं ये है वस्तुपरक तथ्य है तथा संस्कृत की इनमें कोई भूमिका नहीं है। बी है पठन अक्षमता के पर्याय हैं। सी है समान या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है। और डी है समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की अपेक्षा करते हुए भी अपरिवर्तनशील नहीं होती। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा समान या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है। यानी अधिगम अक्षमताएं समान या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है। 23 नंबर का प्रश्न है समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहां परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है, कक्षा में छात्रों का समूहीकरण उपलब्ध है, केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है, अध्यापक केंद्रीय शिक्षा शास्त्र प्रभावी है। तो साथियों इसका राइट आंसर है परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है। यानी समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहां परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या होती है। अतः साथियों विद्यालयों में पाठ्यचर्या को निरंतर समयानुसार परिवर्तित करते रहना चाहिए, नहीं तो विद्यालय में समस्या समाधान प्रायः विद्यालयों में सफल नहीं हो पाएंगे। 24 नंबर का प्रश्न है संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं, आगमनात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित है, पाठ्य सामग्री के सुव्यवस्थित संगठन पर बल देते हैं, कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। यानी संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है जो अध्यापक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहती है उनके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है। ये है उसे अपने विद्यार्थियों की प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए, इसके लिए चाहे उसे विद्यालय में देर तक बैठना पड़े। बी है उसे बार बार की जाने वाली तथा समान त्रुटियों की अपेक्षा कम बार होने वाली त्रुटियों का अधिक संशोधन करना चाहिए। सी है उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मकता में हस्तक्षेप करती हैं। डी है अगर त्रुटि संशोधन प्रक्रिया बच्चों को क्षुब्ध करती है तो उसे उनका संशोधन नहीं करना चाहिए। तो साथियों इसका राइट आंसर है उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मकता में हस्तक्षेप करती हैं। साथियों अध्यापक अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करने का प्रयत्न करते हैं तो उनके लिए सबसे उचित है कि उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो समान अर्थ व अवबोधनात्मकता में हस्तक्षेप करती हैं। 26 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है। भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है। ए है भावनाओं के प्रति जागरूकता, बी है भावनाओं का प्रबंधन, सी है भावनाओं की आलोचना और डी है कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तो साथियों इसका राइट आंसर है भावनाओं की आलोचना। यानी भावनाओं की आलोचना कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं होती है। 27 नंबर का प्रश्न है आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है
जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंध है? ए है समयांतराल, बी है भावनाओं की पराकाष्ठा, सी है अनुकूलन का स्तर और डी है विचारों का घनत्व। तो साथियों इसका राइट आंसर है अनुकूलन का स्तर। साथियों आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही होती है। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर अनुकूलन का स्तर के अंतर से संबंधित होता है। 28 नंबर का प्रश्न है, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? ए है व्यवहारवादी, बी है समाज सांस्कृतिक, सी है संज्ञानात्मक और डी है मानवीय। तो साथियों इसका राइट आंसर है मानवीय। यानी मध्याह्न भोजन के माध्यम से सरकार बच्चों को विद्यालय में रोके रखने और शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। यह मानवीय अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत कार्य कर रहा है। यहाँ पर क्या मानवीय अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत कार्य कर रहा है। इस सिद्धांत के अनुसार भोजन पानी आदि की मनुष्य को लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं? मनुष्य को लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचनाओं को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध है? ये है व्यवहारवादी, बी है परिस्थितिकी, सी है रचनावादी और डी है सामाजिक रचनावादी। तो साथियों इसका राइट आंसर है परिस्थितिकी। यानी साथियों एक विचारक है कुर्ट लेविन। इन्होंने अधिगम क्षेत्र का सिद्धांत दिया था। किस सिद्धांत? अधिगम क्षेत्र का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार प्राणी को उसके वातावरण से अलग करके नहीं समझा जा सकता। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया था कि प्राणी को यानी मनुष्य को उसके वातावरण से अलग करके नहीं समझा जा सकता। प्राणी तथा वातावरण एक दूसरे से अंतर्क्रिया करते हैं। इसलिए बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए उनके घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा परिस्थितिकी। 30 नंबर का प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? ये है बच्चे को महसूस कराने के लिए उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना फटकारना, बी है बच्चों को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके, सी है ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चों को खड़े रहने को अनुमति देना और डी है बच्चे के ध्यान को स्फूर्तिदायक बनाने के लिए बीच बीच में उसे अवकाश देना। तो साथियों इसका राइट आंसर है बच्चों को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके। साथियों कोई विद्यार्थी अगर कक्षा में ध्यान नहीं दे पाता है तो उसे ऐसे स्थान पर बैठा देना चाहिए जहां वह कम से कम ध्यान भंग कर सके। तो साथियों इसी के साथ हमारा आज का प्रैक्टिस सेशन समाप्त हुआ और उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न जो हैं वो आपको बेहद पसंद आएंगे। तो साथियों अगर यह प्रश्न आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने यार दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो साथियों इसी के साथ हम आपसे पुनः एक बार विदा ले रहे हैं और कल पुनः कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।